Welcome to Decoding UPSC Metrics. Today we will be looking at the CSAT paper of 2024 and how I attempted the actual CSAT paper in the exam. This video will be specifically focused on the comprehension part. यहाँ मैं comprehension analysis आपको बताऊंगा जो मैंने एक्चुअल पेपर में कैसे सॉल्व किया, क्या लॉजिक लगा के या फिर जो भी पैसेज से डिराइव होता है. एंड ओवर द 3 attempts 2022, 2023, 2024, especially 2023 में my comprehensions have been the real savior, though I have been doing the maths part, but comprehension की वजह से मेरा हर बार CSAT की वजह में कभी इशू नहीं आया है. एंड इवन इन 2024 कॉम्प्रिहेंशन में जितना भी मैंने चेक किया, अभी तक यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर की नहीं आया है, बट जितना मैंने चेक किया है आई हैव गॉट मेजॉरिटी ऑफ द पैसेजेस राइट. सो पैसेज हैज़ बीन रियल game changer for CSAT for me. So we will be looking at the actual exam paper which I have solved. Let's see the first passage. Which of the following, this is set B by the way, and this is a 2024 CSAT paper. Which of the following are emphatically conveyed by the author of the passage? ठीक है, बेसिकली कन्वे क्या किया ऑथर ने. रूल नंबर 1 जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि usually what I do is before reading the passage I directly jump on to the questions which have been asked based on the passage. So यहाँ पे ये पैसेज में पैसेज नंबर 1 के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे एक है, तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप भी पहले पैसेज पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ लीजिए पहले, विदाउट एनी कंटेक्ट, विदाउट रीडिंग द पैसेज, जस्ट स्किम थ्रू द questions, the statements. Let's see what it is. Without science mankind would not have continued to exist till today. ठीक है, थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है, तो मैंने एग्जाम में भी पहले क्रॉस आउट कर दिया था विदाउट रीडिंग द पैसेज. एंड देन सेकंड स्टेटमेंट इज इट इज़ द साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड. ये भी थोड़ा सा एक्सट्रीम ही लग रहा है, बिकॉज दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन की मतलब साइंस ही सब डिटरमाइन करेगा, तो यहाँ पे ह्यूमंस को कुछ एजेंसी नहीं दिया गया है. सो आई विल जस्ट क्रॉस इट आउट फॉर द मोमेंट. आई एम गोइंग टू रीड द पैसेज. इट्स नॉट दैट, क्योंकि कभी कभी मे बी समटाइम्स सच स्टेटमेंट्स मे टर्न आउट टू बी ट्रू, सो वो हम पैसेज पढ़ के ही देखेंगे. बट प्राइमा फेशिया एकदम अगर वो एक्सट्रीम लग रहा है या फिर इट डजेंट अपियर टू मेक सेंस, आई विल क्रॉस इट आउट फॉर द मोमेंट. एंड आई विल ऑल्सो रीड द सेकेंड क्वेश्चन. द हॉरर्स ऑफ फॉलोइंग एजम्पशंस यहाँ पे पूछा है. सो द हॉरर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ आर इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ साइंस. यहाँ पे बोल रहा है कि वो मतलब जो मॉडर्न लाइफ अभी भी हम लोग जो जी रहे हैं वो इनएविटेबल था, कि जो भी हॉरर्स हम फेस कर रहे हैं न्यूक्लियर थ्रेट की वजह से या फिर एनी अदर थ्रेट, द डिजिटल AI और वट एवर, इट सेज दैट इट हैज़ बीन द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस. सो ऐसा तो नहीं है, इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ साइंस, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ what humans have turned out science to be, what humans have constructed out of science. So I would cross it out. And then the second statement is this aspect of truth likely. यहाँ पे देखिए थोड़ा वर्ड यहाँ पे हार्श यूज़ नहीं किया, likely. So why such sentences would probably be right, उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि just I had mentioned in my last video with respect to GS, यहाँ पे एब्सोल्यूट स्टेटमेंट रहेंगे, वहाँ पे एब्सोल्यूट वैसा नेचर में या फिर वो पैसेज में वैसा अनलेस एंड अनटिल वैसा डायरेक्टली नहीं दिया है, वो होने का चांसेस बहुत कम है. बट अगर कहीं पे दिया है सम और लाइक समथिंग लाइकली ऐसा स्टेटमेंट में, सो इट हैज़ मोर चांसेस टू बी राइट, बिकॉज एक भी मेंशन हुआ तो द स्टेटमेंट विल बिकम राइट. सो तो यहाँ पे स्टेटमेंट है कि एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ लाइकली टू बी ओवरलुक्ड इज़ दैट साइंस इज़ वॉट मैन हैज़ मेड इट. तो अगर आपको ये इमीडिएटली इंग्लिश में नहीं समझ रहे तो आप ट्राई टू मेक सेंस ऑफ व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से, कि हाँ मतलब द एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ यही है कि जो ओवरलुक किया जाता है कि साइंस इज़ व्हाट मैन हैज़ मेड इट. बेसिकली वही कि मैन ने बेसिकली ह्यूमंस ने जो डायरेक्शन दिया साइंस को, वो साइंस बन चुका है, ना कि साइंस खुद ब खुद चल रहा है. तो इट सीम्स राइट एंड इट एक उसको एक पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंस है, और एक मतलब इट इज़ नॉट वेरी हार्ड स्टेटमेंट, और it is normally something that would be acceptable to all, कि at the end humans have made what science is. So I would take it for the moment. And now let's just check it quickly. एक्चुअल एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगता, मैं यहाँ पे आपको एग्ज़ाम एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा आ रहा है.
but in the actual exam, once you have started to train yourself to tackle passages like in this particular manner, so it becomes very easy. और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डू द यूपीएससी पैसेजेस फ्रॉम 2024 ऑनवर्ड्स, और आप पीछे जाते जाइए जितना हो सके आपको, एटलीस्ट 5 6 7 ईयर्स की, क्योंकि 2019 से पैसेजेस थोड़े से वैसे आते हैं जहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन का गेम आ जाता है. बिफोर दैट इट वॉज रिलेटिवली सिंपलर. सो यहाँ पे ओके, लेट्स सी द पैसेजेस. यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमने क्या किया था कि विदाउट साइंस मैनकाइंड वुड नॉट हैव कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टिल टुडे. ये रॉन्ग किया था. सेकंड, इट इज़ साइंस विच विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड. सो यहाँ पे ऐसा कहीं पे दिया है क्या, देखते हैं कि यहाँ पे साइंस को मतलब अल्टीमेट बता दिया कि मैनकाइंड का इवोल्यूशन ही नहीं होता. हिस्ट्री ऑफ साइंस इज रियल हिस्ट्री. यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखिए आप स्टेटमेंट, हिस्ट्री ऑफ साइंस इज रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. मतलब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि साइंस वो है, उसका हिस्ट्री वो है बेसिकली जो मैनकाइंड का हिस्ट्री है. मतलब इसमें यही ये सेंस कन्वे करना चाह रहे हैं कि बेसिकली मैन ने जो शेप किया है जैसे नेचर को, साइंस को, उस हिसाब से उसका हिस्ट्री मोल्ड हुआ है. और आगे लिखा है कि ठीक है, 19th सेंचुरी राइटर लिंक साइंस विद इट्स. अब यहाँ पे और एक आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें अभी आपने दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ लिए यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन के भी पढ़ लिया, फर्स्ट क्वेश्चन के भी पढ़ लिया. अब आप जस्ट कर्सरी ग्लांस मार सकते हैं पैसेज के ऊपर से ये स्पेसिफिक वर्ड्स ढूंढने के लिए जो ये स्टेटमेंट में मेंशन्ड है स्पेसिफिकली. जैसे कि मैनकाइंड यूनिक वर्ड है जो आप अगर ऐसा पैसेज में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे ट्रूथ या फिर हॉरर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये काफ़ी यूनिक वर्ड है. तो आप पहले इनके बारे में सोचना या फिर इनको ढूंढने के लिए कोशिश कीजिए, ना कि जस्ट पूरा पैसेज पढ़ते बैठे. आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे एक्चुअल एग्जाम में मैंने इन चीज़ों को वैसे ही देखते ही फटाक से आई हैव सर्कल्ड दोज पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स इन द क्वेश्चन. एज यू कैन सी एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ मैंने आई हैव सर्कल्ड इट एंड देन I have also marked this particular passage. So in actual exam you don't need to like read each and every line of the passage thoroughly. Yes, you have to look through it through a cursory glance, but you can't afford to read each and every statement line by line. So यहाँ पे हम लोग जस्ट स्किम थ्रू करेंगे तो देखेंगे हिस्ट्री ऑफ साइंस इज रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. ठीक है, मैंने जो बताया. एंड ठीक है, लाइक मोस्ट एपिग्राम्स इट्स पावर लाइज इन एम्फसाइजिंग बाय कॉन्ट्रास्ट एंड एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ विच में बी इजीली ओवरलुक्ड. वही है, देखिए अब यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़िए, ये दोनों स्टेटमेंट पढ़िए आप. क्या एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ लाइकली टू बी ओवरलुक्ड इज दैट साइंस इज व्हाट मैन हैज़ मेड इट. और यहाँ से यहाँ तक पढ़िए कि हिस्ट्री ऑफ साइंस इज रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. ठीक है. और सेकंड इसमें बताया था कि जो भी 19th सेंचुरी राइटर जो है उसने ये लिखा है कि द पावर ऑफ दिस कंपैरिजन जो ऊपर दिया है इज इट्स पावर लाइज इन एम्फसाइजिंग बाय कॉन्ट्रास्ट एन एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ विच में बी इजीली ओवरलुक. क्या ओवरलुक हो सकता है कि हिस्ट्री ऑफ साइंस इज़ द रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड की हिस्ट्री, जो साइंस की हिस्ट्री एक्चुअली मैनकाइंड की, क्योंकि मैनकाइंड ने शेप किया. तो ये स्टेटमेंट का तो आपका आंसर मिल गया. ठीक है, ये हो गया. अभी हम लोग यहाँ पे और ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है क्या, देखते हैं ऊपर से कि मैनकाइंड साइंस के बिना इवॉल्व ही नहीं हो पाती, वैसा कुछ है क्या. और इजी टू ओवरलुक रिलेशन बिटवीन साइड. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली वही स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन दिया है कि पीपल टेंड टू व्यू साइंस एज एब्स्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी जो खुद ब खुद बेनिफिट्स ये करवा सकती है या फिर वैसा. साइंस एंड मैनकाइंड कैनॉट बी डिवोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एट मेंस कन्वीनियंस. वही बोलते जा रहे हैं वो लोग बेसिकली. येट वी हैव सीन दैट, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद भी साइंस में द ओपनिंग ईयर्स ऑफ प्रेजेंट पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन हैव बीन डोमिनेटेड बाय इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट. तो एंड इज, और यहाँ पे एक रेटोरिक क्वेश्चन पूछा. रेटोरिक क्वेश्चन मतलब बेसिकली उसका आंसर मोर और लेस पहले ही इम्प्लाइड है. इट जस्ट वो एडिशनल इफेक्ट के लिए आपसे पूछ रहे. तो आप इस क्वेश्चन का टोन देखिए कि इज द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ साइंस. क्या कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पे लिखा है कि इज द कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली द रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ साइंस और डज द फॉल्ट लाई एल्सवेयर. तो ये मतलब इंडिकेट कर रहा है कि मोर और लेस बेसिकली फॉल्ट लाई एल्सवेयर मतलब मैनकाइंड के इंटेंशंस में. तो यहाँ से वो आपको पैसेज का पूरा एक जिस्ट और वे ऑफ थिंकिंग समझ में आ रहा है. तो बेसिकली विदाउट साइंस मैनकाइंड कुड नॉट हैव कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टिल टुडे, ऐसा तो कहीं नहीं दिया है पैसेज में. सेकेंडली, इट इज़ अ साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड.
ऐसा भी नहीं दिया है कहीं पे कि इट इज़ द साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। मोर और लेस यहाँ पे ऐसा देखिए, हिस्ट्री ऑफ साइंस इज़ द रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। सो बेसिकली वही है कि जो मैनकाइंड जैसा शेप कर रहा है वैसा वो हो रहा है। तो अगर हिस्ट्री ऑफ साइंस हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड रहे तो बेसिकली फ्यूचर ऑफ साइंस विल ऑल्सो बी द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। बेसिकली जैसा जिस हिसाब से मैनकाइंड डिटरमाइन करे उस हिसाब से, एंड इट इज़ साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी, ऐसा ऐसा भी नहीं दिया है। सो आई वुड गो फॉर आंसर डी, नाइदर। एंड सेकेंडली यहाँ पे हम लोगों ने ये स्टेटमेंट तो करेक्ट कर ही लिया है इस क्वेश्चन में। सेकेंड, हॉरर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ आर इनएविटेबल रिजल्ट्स ऑफ साइंस। तो हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि इन स्पाइट ऑफ काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज़, की अपॉर्चुनिटीज़ है, द पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन हैज़ बीन डोमिनेटेड बाय इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। और यहाँ पे वो रेटोरिक क्वेश्चन पूछा है जिसका मतलब है कि मैन कैन डिटरमाइन कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हॉरर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ जो है वो इनएविटेबल रीजन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ साइंस है। प्रोग्रेस ऑफ साइंस की वजह से अच्छा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे इन लोगों ने बोला कि काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज़ है, बट फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैनकाइंड शेप कर रहा है, इसलिए हॉरर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ आर इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ साइंस नहीं है। तो ऐसा नहीं कि साइंस प्रोग्रेस होगा तो मॉडर्न लाइफ में हॉरर्स आएंगे ही। मैन वैसा शेप कर रहा है, फिर ह्यूमंस वैसे शेप कर रहे हैं, उस हिसाब से हॉरर्स आ रहे हैं। तो वो साइंस एज यहाँ पे ऐसा लिखा है कि वी कैनॉट बेसिकली साइंस एंड मैन कैनॉट बी डिवोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड मेंस कन्वीनियंस। बेसिकली दो चीज़ों को ऐसा नहीं कर सकते कि साइंस, जैसे यहाँ पे लिखा है थर्ड पार्टी, एब्स्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी नहीं है कि ऐसा यूजुअली थिंकिंग रहता है कि पीपल टेंड टू ओवरलुक द रिलेशन बिटवीन साइंस एंड मैनकाइंड एंड ट्रीट फॉर्मर एज सम एब्स्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी, बट वैसा नहीं है। सो वी हैव टू क्रॉस दिस स्टेटमेंट आउट। सो यहाँ पे करेक्ट एजम्पशन पूछा, सो वी विल गो विथ बी ओनली, दैट इज सेकंड स्टेटमेंट ओनली। मैं आपको यहाँ पे इनिशियल इसमें थोड़ा टाइम लेके समझा रहा हूँ ताकि आपको वो थॉट प्रोसेस समझे। आगे जैसे जैसे और क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे, हम लोग थोड़ा और फास्ट करेंगे ये चीज़। सिमिलरली द थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे हम देखेंगे कि पैसेज नंबर 2 है तो इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन है और अगले पेज पे और एक क्वेश्चन है। इस वीडियो में वी विल बी प्राइमरली लुकिंग फॉर हाउ टू डील विद पैसेजेस एंड द इसमें व्हेन दिस क्वेश्चन, व्हेन वी मीट अदर पीपल वाइल वी ट्रैवल वी लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन। सो मैंने प्राइमरीली देख के ऊपर से यहाँ पे कट करने का एक्चुअल ज़्यादा स्कोप नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सट्रीम नहीं दिया था कि इसमें ऑप्शंस में। सो इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंड, बट आई वुड स्टिल रेट द ऑप्शंस। इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, कम्युनिटीज एंड नेशनलिटीज़, लोकल वैल्यूज, यूनिवर्सल वैल्यू, फ्रेंड्स एंड फोज। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है? एजम्पशंस पूछे, 3 एजम्पशंस दिए। ट्रैवल लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस, travel helps who wish to learn fundamental common values, a person with long experience in travel can resolve difference amongst people। ठीक है, इसमें से ये क्वेश्चन में कुछ फटाक से एलिमिनेट नहीं हो रहा, तो हम लोग को जस्ट वो पैसेज पढ़ना पड़ेगा। बट देन अगेन मैंने जैसा बोला था कि आप कीवर्ड्स पे थोड़ा फोकस कीजिए कि जो क्वेश्चन या फिर आंसर्स में दिए गए ऑप्शंस में, तो उन लोगों की क्या है यहाँ पे फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज़ कुछ ऐसा अलग ये है, रिजॉल्व डिफरेंसेस के बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो डिफरेंशिएट, ठीक है, आप डिफरेंशिएट के बारे में ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ओनली विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह वगैरह। अभी यहाँ पे दिया गया है, देखो, विल द मर्चेंट कम टू नो द वर्थ ऑफ वॉट ही कैरीज एंड वॉट इज़ परोकियल एंड वॉट इज़ यूनिवर्सल इन हिज चॉइस। तो परोकियल का मतलब ही लोकल वैल्यूज़ है, इसलिए आपको थोड़ा वो कैप पे भी आपके काम करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक एवरी टाइम the same words will be repeated, sometimes the essence of the word will also be repeated। यहाँ पे since universal common दिया है, that is observable, but parochial means local। So the starting of the passage implies that only with long experience and opening of his wares on many a beach where his language is not spoken, basically he is referring to the traveling to places where the language is not common, will the merchant, basically the person, will come to know the worth of what he carries and what is parochial and what is universal in his choice। सो हम अभी ये ऑप्शन तो मिल गया, ठीक है, अब हम लोग और थोड़ा पैसेज पढ़ लेंगे ताकि बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो पाए। सच डेलिकेट्स गुड सच एज जस्टिस, लव, ऑनर, courtesy and indeed all things we care for are valid everywhere, but they are variously molded and often differently handled, sometimes unrecognizable in foreign land,
and the act of learning fundamental common values is perhaps the greatest gain of travel to those who wish to live ease among their fellows. So यहाँ पे हमने इमेजिनेशन और अंडरस्टैंडिंग के बारे में तो कहीं नहीं पढ़ा, तो ये वी विल रूल दिस आउट. कम्युनिटीज़ एंड नेशनलिटीज़, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, व्हेन वी मीट अदर पीपल वी लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिटीज़ एंड नेशनलिटीज़, ऐसा नहीं दिया गया कि इस ट्रैवलिंग की वजह से ये चीज़ होगा या फिर फ्रेंड्स एंड फोर्स की वजह से. तो यहाँ पे यही ऑप्शन सूट हो रहा है और मुझे डायरेक्टली मेंशन भी है पैसेज में, तो विल गो विद ऑप्शन सी. और यहाँ पे दिया गया है कि दिस एजम्पशंस में फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ट्रैवलिंग लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस, ये दिया गया है वहाँ पे क्योंकि उन लोगों ने बोला कि विल लर्न टू about the various universal values and delicate goods such as justice, love, honor, courtesy, and indeed all the things we care for and are valid everywhere. तो yes, travel leads to an understanding of humans बराबर है और काफ़ी जेनरिक स्टेटमेंट भी है. सेकेंडली, ट्रैवल हेल्प्स दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज़, कि वही जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ यहाँ पे हम लोग ने बोला है तो उसमें वो हेल्प करता है ट्रैवल. काफ़ी पॉजिटिव अफर्मेटिव स्टेटमेंट है. विल नॉट रूल दिस आउट, विल जस्ट टिक इट. And third is a person with long experience in travel can resolve differences amongst people. ठीक है, यहाँ पे दो इट्स अ जनरल स्टेटमेंट, बट इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पैसेज आपको कर्सरीली ग्लांस करना पड़ेगा. अगर सिर्फ आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा ये भी राइट होना चाहिए, बट वो राइट नहीं है. तो अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ट्रैवल कैन रिजॉल्व डिफरेंसेस अमongst पीपल. कैन रिजॉल्व डिफरेंसेस अमongst पीपल, यहाँ पे उस चीज़ के बारे में पैसेज में बात ही नहीं की गई है कि डिफरेंसेस रिजॉल्व करने के. यहाँ पे जस्ट परोकियल मतलब लोकल और यूनिवर्सल वैल्यूज़ और कैसे वो वैल्यूज़ हर जगह पे मोल्ड किए जाते हैं उन चीज़ों की बात की गई है. और उस चीज़ से कैसा ग्रेटेस्ट गेन ऑफ ट्रैवलिंग से हमें फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज़ के बारे में कैसा पता चलता है और जिससे हम अपने लोगों के साथ अच्छे से रह सकते हैं. तो ये नहीं बताया कि इट कैन हेल्प रिजॉल्व डिफरेंसेस अमंग पीपल, इट इज़ जस्ट फोकस ऑन फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज एंड स्टफ. सो विल गो विद ऑप्शन ए. दो यूपीएससी के आंसर की जब आएगी तब थोड़े में भी कुछ क्वेश्चन सही वाले गलत हो जाएंगे, गलत वाले सही हो जाएंगे, बट हमें वही देखना है कि हमें एब्सोल्युटली जो ऑल 27 क्वेश्चन है वी डोंट हैव टू गेट ऑल 27 राइट. We have to get a majority of them right, around 23 24, and try to attempt all of the passage questions, because maths, yes, there will be a lot of people who will be teaching maths, and sure we have to also focus on maths, but then in the passage thing, if you try to learn it a bit and not be at a constant paranoia ki it is very uncertain, the options UPSC's and interpretation might be different, our interpretation might be different. But then I have had friends who have great educational backgrounds, who have been from IIT and have failed in CSAT because of this thing, because of this paranoia in their minds. It's not that they can't solve English questions, they surely they have the capacity, but that limiting belief that UPSC will twist and turn each and every CSAT question is leading to their issues in CSAT paper. So don't have that paranoia, try to understand, try to keep an open mind कि no, we can try to handle each and every question and we'll try to gain maximum marks out of it. Even if we get say 4 or 5 wrong, still we get around 20 net correct. So out of the remaining 53 maths questions, you need to just get around 15 correct and around maybe 8 to 10 net correct. Like I'm talking about the border thing, about passing with 27 or 28 questions, you get more than 66.66 marks. That is the worst case scenario, that is like the base, but surely will get most of it. But this has been with me that I have always gained most of the marks from the passages. I have throughout the 3 years I have always got around 22 to 23 passages right, which has made clearing CSAT relatively very easy, even in the 2023 CSAT paper, which was the most difficult paper. So yes, we'll move on to the next passages. I have solved these maths questions, but we'll see about this maths part later on. So the next passage was it was about assumptions, and again we'll repeat the same pattern. We'll first read the questions. On the following assumptions have been made. For effective school education, parents have a greater role than governments.
ठीक है, per se the statement doesn't seem wrong. School curriculum that conforms to today's requirements and is uniform throughout the entire country may address the issues brought out. आई मतलब ये थोड़ा अभी इसमें इशू लग रहा है, बिकॉज यूनिफॉर्म फॉर द एंटायर कंट्री, यू आर ऑल्सो नीड टू हैव अ बिट ऑफ जनरल अवेयरनेस. if it's contradicting the general awareness, you might rule it out for that moment, because हम लोग जनरली अभी से देख रहे हैं NEP वगैरह जो है 3 लैंग्वेज फार्मूला है, सो इट इज़ नॉट गोइंग towards uniform education. It's like inclusive education, more of that kind. So I would rule this out primarily, and I would keep this first statement with me. All right. Then the next question is, which of the following best reflects the central idea? So the first statement is, total eradication of poverty in country will resolve the issue of underperformance. Of wrong. I am sure the passage must not have said it, though I have not read the passage as of now. Second statement, monetary incentives to parents and teachers is strategy to improve children's academic performance. That also doesn't seem very right. Monetary incentive, it wouldn't be about monetary incentive. So I would, for the timing, I would rule it out. Public policy should ensure that competencies and achievements of young people are aligned with expectations. This seems like a good statement made by the examiner. So I would keep it. And India is not going to take advantage of the demographic dividend unless some school pass outs go back to agriculture. Is not going to take advantage of the demographic dividend unless it's a passage about agriculture or something. This is not going to be the central idea. So I would also rule this out. So for the timing, I'm going to keep this as my option. So we'll just glance through the passage, similarly doing the same thing which we have done earlier, tracing the keywords. So here the keywords are for effective school education, parents and governments, something like that, and school curriculum. So let's see the time. Okay, so over here we, okay, so parents over here, parents and children expect that such graduates from school will go to high school. ठीक है, hardly anyone wants to go back to agriculture. On the other hand, abilities in terms of, okay, that, so there's no such mention that parents have greater role than government or something like that, because the word hasn't been mentioned anywhere else. So I would just rule this out, and this I had ruled out earlier, and I haven't found anything which correlates with respect to this assumption that uh, uniform education that is needed for this particular thing. So I would go with option D. And option C, public policy should ensure competence and achievement of young people are aligned with their expectations. We had read here that parents and children expect that such graduates from school will go to high school and college. Hardly anyone wants to go back. On the other hand, abilities in terms of academic competencies are far lower than they should have been based on career. So they are basically speaking, जो भी ऊपर सर्वे अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, and ये just I had just skimmed through this passage ऊपर ऊपर से during the exam, but even reading this much we can gain an understanding कि एकेडमिक कॉम्पिटेंसीज फार लोअर है जितनी होनी चाहिए उससे, कि क्लास 8 में दे आर नॉट एबल टू डू बेसिक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एंड वैसा सब. सो यहाँ पे जो एजम्पशन दिया है कि सेंट्रल आइडिया क्या है कि पब्लिक पॉलिसी शुड इंश्योर दैट कॉम्पिटेंसी अचीवमेंट ऑफ यंग पीपल आर अलाइंड विद देयर एक्सपेक्टेशंस. दैट सीम्स फेयर, दो हमें इमीडिएटली पूरा इसमें ट्रेस नहीं हो पा रहा है, या फिर अब ऊपर पढ़ के ट्रेस होगा. बाकी के ऑप्शंस काफ़ी फार फेच लग रहे हैं. सो वुड रूल देम आउट. एंड जैसे मैंने बोला कि ये स्टेटमेंट पढ़ के, कुछ स्टेटमेंट पढ़ के आपको लग रहा है कि काफ़ी अच्छे से फ्रेम किया है और इसको निकालना वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट. बाकी के स्टेटमेंट्स आप रिलेटिवली इजीली कंपैरेटिवली रूल आउट कर पा रहे हो. तो वैसे भी देखना है आपको, हर बार आपको वो वर्ड्स तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला 2019 2020 के बाद वो पैटर्न बदल दिया है. सो यू कैन जस्ट रिलाई कि हाँ वो कैन नॉट वर्ड मिल गया तो हम लोग रूल आउट कर देंगे ये वैसा. You also need to have develop a sense with respect to solving of passages, and that will be only possible when you solve multiple year papers of UPSC and get it checked with respect to official answer key. So you will know a pattern of thinking of UPSC, that there are certain statements or certain frameworks, certain communities for example,
which if they are mentioned in the statements, they usually turn out to be right 90% of the time. And again, as I said, you don't have to be absolutely right all the time. You need to get statistically more questions right. So this next passage, this has only one question. Which one of the following statements best reflects the thinking of the author about the science? Science must value commitment of the scientist. Okay. Science is product of civilized society and must be used for promotion of scientific awareness in people. Industrial revolution was made possible by advancements in science. Science must pursue truth but be responsible for social. यहाँ पे भी फटाक से नहीं निकाल पा रहे हम लोग कोई. ये तो मैंने बाद में क्रॉस आउट किया है ड्यूरिंग एग्जाम, बट फर्स्ट इसमें इट्स बिट डिफिकल्ट टू रूल आउट एनीथिंग. सो विल हैव टू जस्ट रीड द पैसेज एंड सर्च फॉर दिस पर्टिकुलर कीवर्ड, मे बी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ट्रूथ एंड सोशल वेलफेयर, ऐसा कुछ. तो we take it for granted that now science has a social responsibility. ये फर्स्ट वर्ड मिल गया हमें, social responsibility, social welfare, something like that. We take it for granted कि science has a, हम लोग okay basically social responsibility है. The idea would not have occurred to Newton or Galileo. They would have thought of science as an account of the world. As an account of the world. Only responsibility basically science की थी तभी कि it was to tell the truth. The idea that science is a social science is modern, and it begins at industrial revolution. We are surprised that we cannot trace a social science further back, ठीक है, because we nurse the illusion that industrial revolution created a golden age. तो यहाँ पे साइंस साइंटिस्ट विंटिस्ट की तो कुछ ज़्यादा बात नहीं है. Science is a product of civilized society and must be used for promotion of social scientific awareness. ठीक है, बट मैं दूसरा और स्टेटमेंट पढ़ूंगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज मेड पॉसिबल बाय एडवांसमेंट्स इन साइंस. ठीक है, बट ये थिंकिंग नहीं है, तो जस्ट एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है. साइंस मस्ट परस्यू ट्रूथ बट बी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर. ये पूरे पैसेज में आ रहा है कि क्योंकि ये मॉडर्न आइडिया है, यहाँ पे लिखा है कि साइंस इज सोशल एंटरप्राइज जो भी है, एंड अर्लियर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था टू टेल द ट्रूथ. सो दोनों आइडिया है, एंड वही रिलेटिवली यू हैव टू सी कि ए और सी तो हमने रूल आउट कर दिया, बी और डी में था प्रॉब्लम. एंड साइंस मस्ट परस्यू ट्रूथ बट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर. ये अच्छा लग रहा है, बेटर फ्रेम लग रहा है. साइंस इज प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज सोसाइटी एंड मस्ट बी यूज फॉर प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस इन पीपल. This statement also doesn't have a lot of problem, but then if you compare these two statements, this is directly mentioned in the passage, this is not mentioned in the passage. So you should rule out such statements and go with which is directly mentioned. If both were not mentioned, then it would have been a bit difficult. The next passage we will see. So there are two questions for this particular passage. First question is with respect to inference. Curriculum for urban planning courses should have diverse and interdisciplinary approach. Okay, this seems fine. In India, city administration is under bureaucracy which lacks formal training in urban planning and management. Usually इतना नेगेटिव ये नहीं रहेगा. एक तो ये इंडिया के बारे में है, सेकंड ब्यूरोक्रेसी के बारे में है, और इतना रैडिकल स्टेटमेंट की ओके इट इज़ नॉट, मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि ऐसा एक्चुअल इंडिया में नहीं हो रहा होगा, बट देन ये सेंट्रल आइडिया फिर इन्फ्रेंस नहीं होगा यूजुअली. अगर कुछ दूसरा और पॉजिटिव रहेगा तो, बट विल हैव टू रीड द पैसेज. इन इंडिया मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरिया इज ए लोकल अफेयर विद अ क्रॉनिक प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट फंड. ये राइट है, बट ये इट इज़ टू नेगेटिव. विथ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाइड स्प्रेड प्रॉपर्टी इन अर्बन एरिया प्लान डेवलपमेंट इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, ये भी राइट है, बट नेगेटिव टोन में. फॉलोइंग एजम्पशंस. इंडिया नीड्स न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विद नॉलेज रेलेवेंट टू मॉडर्न अर्बन. ठीक है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है. Indian universities at present have no capacity or potential to impart training. No, this is too much. So we'll again see the passage. हमें क्या क्या ढूंढना है, करिकुलम या फिर अर्बन प्लानिंग, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ये पहले बात करें कुछ लंदन, न्यूयॉर्क वगैरह उसके बारे में एज सम मोस्ट आइकॉनिक सिटीज़. वो है क्योंकि बिकॉज प्लान्स जो कैरी किए है, approach with import on the precincts. The backbone of जो भी system theory is process of translating social, spatial and cultural desirables into mathematical models वगैरह वगैरह. तो early universities of West began training in planning वगैरह वगैरह.
who were experts in their domains. This was because these subjects were absorbed into planning curriculum and had its roots in social sciences. Planning in India and its education differ from West. तो यहाँ पे अंडर ब्यूरोक्रेसी विथ लॉक्स फॉर्मल ट्रेनिंग इन अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऐसा नहीं दिया है डायरेक्टली कहीं पे. ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने जैसे बोला अलग अलग सब्जेक्ट से वेस्ट पे, तो उसका यूज़ हुआ है. तो सिमिलरली करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच सीम्स गुड विद हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन अवर एरियाज. ये नहीं. इन इंडिया मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरियाज लोकल अफेयर विद, ये इन लोगों ने जीएस टाइप के थोड़े स्टेटमेंट दिए. तो यू हैव टू रिमेन अवेयर कि एक्चुअल पैसेज में वो मैंशनड है या नहीं. सो यहाँ पे जो चीज़ें डायरेक्टली मैंशनड है सो यू शुड बी गोइंग विद इट. जैसे कि ये डायरेक्टली मैंशनड है करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. यहाँ पे जो है मतलब डायरेक्टली मैंशनड है जिन दो थीम एसेंस है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और डाइवर्स. वो बोल रहे कि वेस्ट में अच्छा क्यों है ये चीज़ की वजह से. तो the passage basically says कि if you have this then it would be good, so it seems fine. And the second question is based on the following assumptions: India needs a new generation of urban professionals with knowledge relevant to modern urban practices. अब यहाँ पे assumptions दिया है, it might or might not be directly mentioned. And ठीक है कि इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि यहाँ प्लानिंग इन इंडिया एंड एजुकेशन डिफर फ्रॉम वेस्ट ऐसा बोला है. और ओवरऑल तो बाकी पैसेज दे हैव डिस्क्राइब वाई वेस्ट इज सक्सेसफुल वगैरह वगैरह वैसा. सो इंडिया नीड्स न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विद नॉलेज रिलेवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिसेस. दिस सीम्स फाइन. इंडियन यूनिवर्सिटीज एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी और पोटेंशियल टू इम्पार्ट ट्रेनिंग. अगेन इतना नेगेटिव यूजुअली नहीं होता, सो विल रूल देम आउट. So we'll go with option A. पैसेज 2 इसके ऊपर भी 2 क्वेश्चन बेस्ड है. सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज. सेंट्रल आइडिया देखिए आप याद रखिए, सेंट्रल आइडिया विल बी मच मोर ऑल एनकम्पासिंग. अगर ऐसे 2 स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट पैसेज में मैंशनड है बट इट इज जस्ट अ स्मॉल आइडिया, और एक दूसरे पर्टिकुलर स्टेटमेंट है विच इज़ ऑल्सो मैंशनड इन पैसेज बट विच इज़ एन ऑल एनकम्पासिंग आइडिया कि कुछ समझो एक पैसेज साइंस के ऊपर चल रहा है ओवरऑल, और उसमें सिर्फ एक कोई तो स्टेटमेंट है कि हाँ साइंस की वजह से एग्रीकल्चर को भी हेल्प हुआ. सेंट्रल आइडिया दोनों ऐसे स्टेटमेंट्स आए कि इनमें से कौन सा सेंट्रल आइडिया है. सो यू शुड गो विद द स्टेटमेंट विच इज़ डिस्क्राइबिंग मोर अबाउट हाउ science has benefited overall humanity rather than going with a statement which says कि science has also helped in agriculture, because the essence is science helping overall humankind and that is the central idea which is more all encompassing. यहाँ पे हम देखेंगे constructed as a marketplace of view social media ensures instant access to information. ठीक है, primarily ठीक लग रहा है. social media are not ideal or moral institution but products built by companies to make profits. ठीक है. सोशल मीडिया हैव बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसीज. ठीक लग रहा है. इन टूडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया आर इनएविटेबल फॉर वेल इन्फॉर्म सोशल लाइफ. इनएविटेबल थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है बट ठीक है अभी के लिए ठीक है, इमीडिएटली नहीं निकाल पा रहे हम लोग. और अगला क्वेश्चन भी पढ़ लेते. इंटरनेट इज़ नॉट इंक्लूसिव इनफ. ठीक ही है. यहाँ पे डायरेक्ट नेगेटिव है बट देन इट इज़ नॉट कम्प्लीटली कि इट इज़ इंटरनेट डज नॉट इंक्लूड और इट इज़ नॉट एट ऑल इंक्लूसिव. नॉट एट ऑल इंक्लूसिव होता तो मे बी आई वुड हैव क्रॉस इट आउट, बट नॉट इंक्लूसिव इनफ बोला मतलब बेसिकली सब इंक्लूड नहीं हो पा रहे. दैट्स फाइन. इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स. कैन एडवर्सली अफेक्ट, कैन लिखा है, हो सकता है. एडवर्सली इज नॉट वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट. इट इज बेसिकली सेइंग वो नेगेटिव मैनर में इट कैन अफेक्ट the quality of politics. It might be right. We will have to check it. Not every voice on internet commands same kind of audience. When anonymous private entities pay high capital, okay, they effectively buy a louder voice.
If political discourse in digital sphere is a matter of outshining one's opponent, then the quality of politics suffer. Focus of social media is restricted to the promotion of content that generates more user engagement, regardless of how inflammatory we will be. ठीक है, तो ओवरऑल अभी हमें वाइब क्या आ रहा है पैसेज से कि वो बेसिकली बोल रहा है कि हाँ जो पैसे दे के दे कैन बाय लाउडर वॉइस एंड स्टफ लाइक दैट. एंड सोशल मीडिया जो कंटेंट विच सर्कुलेट्स इज नॉट नेसेसरीली इंफॉर्मेटिव और गुड. It is one which is inflammatory and how popular it can be. So it is not going in a very positive manner, the tone of the passage with respect to social media. So let us see the questions. Social media have been created to strengthen democracies. No, now we'll rule this out because we know this is not a very positive uh, manner of the passage which is being addressed. So this is a positive statement here, but we'll have to rule this out. So it is not just कि positive statement को right मारो, negative statement को गलत मारो. You have to see sometimes the passage is framed in a negative manner. So you have to read the passage or at least look through it. So you get to know what is the way how passage is being written, the tone of the passage. In today's world, social media are inevitable for well-informed social life. नहीं, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने दिया है कि बेसिकली जो कंटेंट आ रहा है वो नॉट नेसेसरीली मोर यूजर एंगेजमेंट हो, बट इट इज़ मोर बिकॉज ऑफ हाउ इन्फ्लेमेटरी. सो इन्फ्लेमेटरी कंटेंट तो श्योरली वेल इन्फॉर्म सोशल लाइफ के बारे में नहीं. It is fake news or something like that. Constructed as marketplace of views, social media ensures instant access to information. And social media are not ideal or moral institutions, but products built by companies to make profits. तो यहाँ पे दिखा है कि सोशल मीडिया इंश्योर्स इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन. अभी ये दोनों ठीक है, डायरेक्टली हम लोग दोनों नहीं निकल सकते, बट देन वही कि सिंस द पैसेज का टोन थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है, सोशल मीडिया आर नॉट आइडल और मॉरल इंस्टीट्यूशन बट बिल्ड बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट्स. हम लोग इसके साथ जाएंगे क्योंकि पैसेज का हम लोग का रुख देखना है किस तरफ है. सो यहाँ पे सिंस उन लोगों ने वही बोल रहे कि पॉलिटिक्स बेसिकली इफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन डिजिटल स्पेस इज मैटर ऑफ आउटशाइनिंग वंस अपोनेंट, देन क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स सफर्स. द फोकस ऑफ सोशल मीडिया, और यहाँ पे दिया है कि प्राइवेट एंटिटीज है जिनके पास ज़्यादा पैसा है, दे कैन हैव मोर स्पेस फॉर वॉइसिंग देयर ओपिनियंस, बाइंग अ लाउडर वॉइस. सो नेगेटिव है इसलिए विल गो विद ऑप्शन बी. इट इज़ नॉट जस्ट एक्सेस टू इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, बेसिकली वो मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है इसमें. सो अगेन दिस इज रिलेटिवली पॉजिटिव, विल हैव टू कट दिस आउट बिकॉज सेंट्रल आइडिया नेगेटिव है. सो ऑप्शन बी. एंड यहाँ पे इंटरनेट इज़ नॉट इंक्लूसिव इनफ, वो तो आपने देख लिया क्योंकि यहाँ पर उन लोगों ने बोला कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है दे कैन बाय लाउडर वॉइस. सो इट इज़ नॉट इंक्लूसिव इनफ. इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट, वहाँ पे दिखा है उन लोगों ने कि पॉलिटिक्स विल बी अफेक्टेड क्योंकि जिसके बाद बेसिकली वही जो प्राइवेट एंटिटीज़ के पास ज़्यादा पैसा है दे कैन अफोर्ड टू हैव देयर वॉइस एंड अ लार्जर स्पेस फॉर देमसेल्फ. सो इट कैन अफेक्ट द quality of politics in a country because they have also written it over here. Quality of politics suffer if the political discourse in digital sphere is only a matter of outshining one's opponent, then quality of politics suffer because the larger party can effectively buy a louder voice. So we'll go for option C over here. And in this passage there are two questions. So यहाँ पे which of the following reflects the most logical and rational inferences that can be made from the passage? Current methods of foods are solely responsible. I would toss it out. Land productivity is adversely affected by prevailing trend of food loss and wastage. ठीक लग रहा है. Reduction in loss and waste of food results in less carbon footprints. ठीक है. Post harvest technologies to prevent or reduce the loss and waste of food are not available तो नहीं होगा, less efficiently used होगा शायद. तो यहाँ पे ऐसे ही करके मोरलेस आंसर आ रहा है 2 and 3 ओनली. बट भैया हम लोग इतना रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग थोड़ा पैसे पढ़ ही लेंगे. बेस्ड ऑन द अबव पैसे फॉलोइंग assumptions, फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी रीइमेजिन्ड एंड मेड इफेक्टिव टू रिड्यूस. ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है. ensuring the reduction of wastage and loss of food is social and moral responsibility of all citizens. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा एक्सट्रीम दिया है all citizens, बट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो
ठीक ही लग रहा है, तो थोड़ा हम लोग देख लेंगे। FAO के हिसाब से 1/3 ऑफ फूड इज़ wasted. Food is lost through supply chain from initial production to final household consumption. Increasing wastage, land degradation हो तो है ठीक है, deforestation वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, एनर्जी स्पेंट, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हो रहा है वगैरह, emissions, other gas, loss of wastage of food in all forms is critical to complete cycle of food sufficiency and food sustainability. तो ये तो गया क्योंकि सिर्फ सोली नॉट बिकॉज ऑफ फूड प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, बट दूसरे भी चीज़ें जैसे उन लोगों ने लिखा पैसेज में, हाउस होल्ड कंजम्पशन, प्रोडक्शन, वो सब, तो वन सब का गया तो भी आंसर आ जाता है बी। और यहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी रीइमेजिन्ड इफेक्टिव टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वेस्टेज ऑफ फूड। यहाँ पे दी गया है, यहाँ पे सब कि यू हैव टू बेसिकली रिड्यूस द food wastage to ensure the food sustainability वगैरह, एंड ensuring the reduction of wastage and loss of food is social। अभी आप ये बोल सकते हो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, मैंने एग्जाम में सी मार्क किया, दोनों स्टेटमेंट राइट किया क्योंकि रिलेटिवली ठीक ही लग रहा है, बट देन अगेन यूपीएससी माइट गिव इट एज आंसर ए, दैट इज़ फाइन। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस तो हो जाएंगे इवेंचुअली थ्रू आउट द पेपर, बट एज लॉन्ग एज हमें पूरा बाकी के मेजोरिटी क्वेश्चंस हम लोग 20 to 23 क्वेश्चन राइट कर रहे हैं आउट ऑफ 27, we're eventually going to get net correct around 20 to 21. So उसके बाद हमें सिर्फ मैथ से अराउंड 6-7 नेट करेक्ट करने रहते हैं, विच इज़ वेरी इजी टू क्लियर। Which of the following statements best reflects the most logical rational inference? Central banks cannot bring down inflation without budgetary backing. ठीक है, मतलब अभी यहाँ पे एक एक्सट्रीम वर्ड भी है थोड़ा, कैनॉट, बट लॉजिकली ठीक भी लग रहा है जीएस के हिसाब से। सो ऑन द स्पॉट I wouldn't exactly rule this out or take this out, just wait. Effects of monetary policy depend on fiscal policies pursued by government. ठीक है, fiscal policies of government are solely responsible वगैरह तो नहीं रहता मोस्टली। हायर prices do not affect long term government bonds, ये भी काफ़ी एक्सट्रीम हो रहा है। यहाँ पे मैं पहले प्राइमरीली डी ऑप्शन मार्क करूँगा, हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे पैसेज। As inflation rises, governments previously committed to budget discipline are spending freely. Higher interest rate by central banks are supposed to produce modest fiscal austerity because to maintain stable bets while paying more to borrow. Government must cut spending or raise taxes. Without the fiscal backup, monetary policy eventually loses traction. High interest rate becomes inflationary and not disinflationary because they lead to government to borrow more वगैरह, and it leads to service rising debt service cost. Risk of monetary unmooring is greater when public debt rises because interest rate become more important to budget deficits. बेसिकली यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, एक ओवरऑल फील ऐसा आ रहा है कि फिजिकल भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वरना अगर सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे, और यहाँ पे देखा कि विदाउट फिजिकल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी लूजेस ट्रैक्शन, क्योंकि वो लोग दे विल सिंपली बोरो, गवर्नमेंट विल सिंपली बोरो एंड ट्राई टू फंड दो डेट सर्विस कॉस्ट एंड डेफिसिट जो भी रहेगा। सो सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग, ये ठीक ही लग रहा है। एनीवे जीएस के सेंस से भी ठीक लग रहा है। इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन फिजिकल पॉलिसी परसूड बाय गवर्नमेंट्स, ये भी ठीक है। सो विल गो विद सी। एंड इन दिस स्टेटमेंट फिजिकल पॉलिसीज आर सोलली रिस्पॉन्सिबल, तो नहीं थे यहाँ पे, मॉनेटरी पॉलिसी की भी काफ़ी बात की, तो ये निकाल दूंगा स्टेटमेंट। एंड हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये तो मुझे कहीं दिखा ही नहीं ऐसा कुछ कि बॉन्ड्स के बारे में तो शायद बात ही नहीं की है। और प्लस ये स्टेटमेंट एनीवे रॉन्ग लग रहा है कि हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डजंट मेक सेंस। सो assumptions, आई वुड गो विद ऑप्शन डी। सो ये था हम लोग का CSAT 2024 कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट पार्ट, और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में, अब आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, डू यू वांट द पार्ट 2 ऑफ द CSAT कॉम्प्रिहेंशन और द GS एनालिसिस ऑफ द 2024 पेपर, उसके बाद के पार्ट्स, द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस। सो वी विल डिसाइड अकॉर्डिंगली and keep the things which I mentioned about the methods of solving passages. Just don't go blindly behind cannot and just those words, negative words, positive words, and rule them out. You will have to
read the passage quickly a bit. While explaining it took a bit of time, but since I have been doing this again and again on repeat for the PYQ questions of UPSC, I have gained a hold of it and I can do it really fast in the real time exam. And apart from it, कोचिंग के भी कुछ पेपर्स आते हैं, बट प्राइमरली आई वुड एडवाइज कि विद रिस्पेक्ट टू PYQs, with respect to comprehension part, stick more or less on the PYQ, and especially in the last days, just solve the PYQ. Stop solving the CSAT comprehension questions of the coaching institute, because they tend to have a different logic. They tend to frame questions in a different way. It's not that they are bad, it's just that they are different, and the examiners who will be making UPSC papers are not those who will be making those coaching exam papers. So just try to revise the PYQs again and again and try to understand the logic why this might have happened. Sometimes it's absurd. Don't panic over such questions. There will be one or two questions where there's no logic. You just feel that it is not possible to get this answer in this passage by this logic or whatever the UPSC the answer has been given. But then again, it is just one or two questions. The remaining 24 to 25 questions will still have the logic, and you just need to get those right. You just need to get your mindset right, and you just need to practice a bit more to ensure that you get through it. It's not that big of a deal. So all the very best, and let me know which video would you like to be analyzed after this video. Thank you.